उसके बाद ग्रेजुएशन हमने यहाँ हंसराज कॉलेज दिल्ली से किया है। उसके बाद हमने एफएमएस से एमबीए किया था और हमने करीब 16 साल तक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम किया है। और हमने एक ऑनलाइन कंपनी थी 2001 में जो हमने शुरू की थी, और उसके बाद फिर .com बस्ट जब हुआ तो उस समय फिर हमें वो कंपनी बंद करनी पड़ी। फिर हमने अभी 2011 से दूसरा अपना काम शुरू किया। पहले मेडिकल टूरिज्म वगैरह का काम किया है, और अब हमारे जो काम है पिछले 2 साल से कर रहा हूँ वो है सब फल और सब्जियों का दिल्ली में अपने मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन और अपने इलेक्ट्रिक कार्ड के थ्रू सेल करना। उसमें हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें, हमारे कुछ कैप्टिव फार्मर्स हैं जो राजस्थान में हैं जो हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो हम यहाँ पे दिल्ली मार्केट में बेचते हैं। और ये हमारे बेचने का जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन है जो ज़्यादा सेल हम उसके थ्रू कर पाते हैं। ऑनलाइन? जी, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी और वेब एप्लीकेशन भी ऑनलाइन। थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हमारा घर होता है ईस्ट चंपारण। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। रक्सौल के नजदीकी हो गया तब तो आपका? जी, रक्सौल के नजदीकी हो गया, रक्सौल के आसपास ही। रक्सौल वेस्ट चंपारण है और ये हमारा ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण में कहाँ के हैं आप निशित जी? कल्याणपुर। सॉरी सर, रक्सौल भी ईस्ट चंपारण में ही आता है। रक्सौल वेस्ट चंपारण नहीं आता? नहीं, ईस्ट चंपारण में आता है सर। अच्छा, सुगौली वाली जो लाइन है वहां से रक्सौल, उससे पूरब में सब ईस्ट चंपारण है, तो रक्सौल तक ईस्ट चंपारण है। उसके बाद से उधर मझौलिया बेतिया ये सब वेस्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक। ये कल्याणपुर जो चकिया वाला कल्याणपुर है उसके पास? जी। ये हम आज इसके बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि हम 2 साल से कर रहे हैं इस काम को, तो क्या क्या चैलेंजेस आती हैं वो हमने फेस की हुई हैं। निश्चित, मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूं तुमको? जी। जो भी यहाँ सुनने वाले हैं उनसे मैं इसको रिक्वेस्ट किया निश्चित को, इसलिए क्योंकि ये भी सप्लाई चेन का एक सप्लाई चेन ही है मोटा मोटी। तो इसमें आप अपने लिए अपना काम देख सकते हो कि हम इस पूरे प्रक्रिया में खेत से खाने तक सामान में हम कहाँ जुट सकते हैं। आप अपना दृष्टिकोण से इस वेबिनार को सुन सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। थैंक यू निशित, बस इतना ही बोलना। तो देखिए, जो हमारे खेतिहर हैं उन्होंने उपजा तो दिया, उपजाने के बाद अब आगे कैसे उसको मार्केट तक पहुंचाया जाए। सर, ये सेकंड स्क्रीन नहीं आ रहा है। ये चाहिए। 4 बेसिक चैलेंजेस हैं जो किसी भी खेतिहर को होती हैं। पहला है स्टोरेज। जब धान या कोई फसल कट गया, चाहे धान हो या सब्जियां हो, तो उन सबको स्टोर कहाँ किया जाए। जो मेन मार्केट है, जो मार्केट में ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं या ज़्यादा कुछ हो सकता है, वो उसके लिए स्टोरेज बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आज भी जब हम थोड़े दिन पहले गए थे मुजफ्फरपुर, और अभी आलू का वो हुआ है, तो आलू की कटाई में जो जितने भी वहाँ पे स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज हैं, वो सब बाराबंकी के खेत के जो खेतिहर जो कृषक हैं उन्होंने उसको बुक कर लिया। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे ट्रक के ट्रक आलू खड़े हैं पर उनको जगह मिल। तो ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है जो वेयर हाउसिंग की है, वो बहुत आवश्यकता है। अभी जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा हम उसको ऐड कर सकें ताकि हमारे कृषक को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और स्टोरेज करने से आगे हम आपको बताएं कि स्टोरेज से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो है पैकेजिंग का।
जो गरी बैग्स होते हैं या प्लास्टिक के बैग्स होते हैं या कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, ये भी एक प्लास्टिक के क्रेट्स होती है, सब्जियां जनरली प्लास्टिक के क्रेट्स में भेजी जाती हैं। इन सबों का मैन्युफैक्चरिंग कोई भी लोकली नहीं होता। अगर वहाँ पे कोई लोकल सॉल्यूशन मिल सके तो जो लोगों को ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। तीसरा है रिलायबल और रिलेवेंट ट्रांसपोर्ट। अभी जो भी है वो सब ट्रक वाले हैं, ट्रक वाले ले जाते हैं, पर वो भी टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड नहीं है। अगर उसको किसी तरह टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड किया जाए तो उससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उससे रिलायबिलिटी बढ़ सकती है, और उससे आपका एक तो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका सामान ट्रक भी खाली ना जाए, कैसे उसको भर सकते हैं। अगर सारे लोग जुड़े हों तो उसको उसके लिए एक सॉल्यूशन बन सकता है, जो अभी वहाँ पे मुझे कमी दिखाई दी बिहार में स्पेशली। और सबसे जो अहम चीज़ है कि वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। किसको बेचा जाए, कैसे बेचा जाए, ये सब चीज़ें हम अब आगे आपको आगे वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे हम। सर फोर्थ स्लाइड, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। देखिए स्टोरिंग जो है वो नेसेसरी है, एक तो बचाने के लिए सामान, जो 10% जो हमारा जो भी उपजता है वो लगभग स्टोर करने से पहले ही वेस्ट हो जाता है फार्म लेवल पे ही। वो 10% भी आप ये देखिए तो कृषक के लिए वो एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट लोगों के लिए वो दैट इज वो एक लॉस है जो कृषक को होता है। इसको कैसे पेस्ट से बचाया जाए, कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, कैसे हम स्पेशली उस समय हम जिस समय कोई चीज़ की पैदावार होती है तो उस समय उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो हम अगर उसको स्टोर करके रखें तो उसको हम इस समय बेचें जिस समय की सप्लाई कम हो, तो कृषक को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसमें थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी उसमें दिखानी पड़ती है। होल्डिंग कैपेसिटी अगर हो तो वो आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गोडाउन्स, वेयर हाउसेस की बहुत कमी है बिहार में स्पेशली। पैक हाउसेस का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग होती है चीज़ों की। पूरे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, लीची के लिए मुजफ्फरपुर में सिर्फ 2 पैक हाउसेस है, और मुजफ्फरपुर में कितने टन लीची पैदा होती है, अराउंड 56,000 टन्स लीची पैदा होती है, और पैक हाउसेस वहाँ पे सिर्फ 2 हैं। तो वहाँ पे ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई और भी पैक हाउस खोले, कोई और भी इसको और लोगों को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग में मदद करे। एक वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोल्ड स्टोरेजेस, जैसे मैंने बताया आपको, आलू के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है वहाँ पे आलू रखने के लिए। तो फाइनली क्या होगा, या तो वो खराब होगा या फिर औने पौने दाम में बिकेगा। औने पौने दाम में बिकेगा तो बेचारा जो सबसे ज़्यादा पैसे जिसके जाते हैं वो है कृषक। बेचारा कृषक ही हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। कोल्ड स्टोरेज नहीं बताना, मैं कहा कोल्ड स्टोरेज के बारे में नहीं बताना। कोल्ड स्टोरेज तो अभी जैसे आलू का हमने बताया कोल्ड स्टोरेज का, और अगर हम कोल्ड चेन स्पेशली जैसे कि आप वहाँ पे लोग ऑर्गेनिक सब्जियां अगर उगाएं, और ऑर्गेनिक सब्जी को अगर दिल्ली के मार्केट में सप्लाई करना हो तो हमें एक कोल्ड चेन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो एक जगह से दूसरी जगह रखी जा सके और ज़्यादा दिन तक वो चल सके। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो पैकेजिंग की है। अब सभी चीज़ों की अप्रोप्रिएट पैकेजिंग अगर हो, जैसे गनी बैग्स हो, प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल होते हैं, पर ये सब कोई भी लोकली प्रोड्यूस नहीं होता, सारे बाहर से आते हैं। बाहर से आते हैं तो
तो मतलब है कि खर्चा भी होता होगा। तो वो खर्चा बचाने के लिए अगर कोई लोकली प्रोड्यूस करे तो दोनों को फ़ायदा है, किसान को भी फ़ायदा है और जो उत्पाद कर रहा है उसको भी फ़ायदा है। और प्लास्टिक का धीरे धीरे हम इस्तेमाल अगर कम कर सकें, कोई ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ सके प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के गनी बैग्स को हम बदल के कुछ और उसकी जगह करें। प्लास्टिक क्रेट्स, जो सब्जियां हैं वो प्लास्टिक क्रेट्स वगैरह में सप्लाई होती हैं, वो भी लोकली नहीं बनती, या लोकली वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। वो सब दिल्ली के नीलकमल या दूसरी कंपनियां वो बना के वहाँ पे भेजती हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, अभी जैसे लीची का टाइम है, लीची कार्डबोर्ड बॉक्सेस में सप्लाई होती है जो मुजफ्फरपुर से पैक होती है और यहाँ दिल्ली में आती है। अब जैसे 2.5 लाख मीट्रिक टन लीची से मुजफ्फरपुर प्रोड्यूस करता है और एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगभग 15 किलो का होता है। आप ये सोचिए कितने बॉक्सों की ज़रूरत होगी अगर सबको भेजना हो दिल्ली। 1.7 करोड़ बॉक्सेस, और एक बॉक्स की कीमत कम से कम 50 रुपये होती है। तो आप ये देखिए कि अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आदमी वहाँ पे कर सकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके लिए कुछ हमें बेहतर ट्रांसपोर्ट और रिलायबल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बहुत लोग इंश्योरेंस नहीं कराते ट्रांसपोर्ट में, कोई आधा ट्रक नहीं जाता। आप अगर आधा ट्रक किसी का ट्रक पूरा नहीं हुआ तो फिर आपका माल नहीं जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रखें या कोई भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लगाए कि भाई अगर 50 किलोमीटर के रेडियस में सब लोग अगर एक समय पर हार्वेस्टिंग करते हैं या कोऑर्डिनेटेड हार्वेस्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी तरह हम उसका सोल्यूशन ला सके टेक्नोलॉजिकली, तो वो काफ़ी एफिशिएंट होगा और ट्रेडिशनल ट्रकर्स को थोड़ा से बेहतर काम हो कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूर दराज तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे पास रीफर ट्रक्स नहीं है। रीफर ट्रक्स जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं उनको रीफर ट्रक्स बोलते हैं। बहुत सारी पेरिशेबल जैसे सब्जियां हैं जो ऑर्गेनिक आप वहाँ पे उगाते हो, यहाँ पे भेजने के लिए नॉर्मल ट्रक से भेजेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। रीफर ट्रक से भेजेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो उससे मार्केट तक पहुँचने में और मार्केट करने में आसानी होगी। और इन सब चीज़ों में बॉटम लाइन ये है कि भाई किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये कैसे मिल सकता है, ये जब तक ये एफिशिएंसी नहीं आएगी ट्रांसपोर्ट में तब तक किसान को नहीं मिल पाएगा। जब ये सब चीज़ें होंगी तो सबसे अहम मुद्दा है वो हम किसको बेचेंगे। किसान के साथ एक क्वेश्चन होता है कि हम बेचेंगे किसको। या तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, या बायर्स अगर आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स बाहर जानते हैं वहाँ पे उन लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको अपने कोटेशन भेजिए, अपने जितने भी फ्रेट कॉस्ट है और अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट और मार्जिन रख के उनको कोटेशन भेजिए। एक IEC कोड लेना पड़ता है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। पहली दफ़ा आई थिंक 2-3 साल पहले पहली दफ़ा शाही लीची एक्सपोर्ट हुआ था काफ़ी मात्रा में। छिटपुट तो होते थे पर काफ़ी मात्रा में थोड़े साल पहले ही शुरू हुआ है शाही लीची का एक्सपोर्ट। इसी तरह हम लोग ढूंढें, और मार्केट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहिए बाहर। दशहरी या फिर लंगड़ा आम नहीं जा पाता बाहर में, जो आम जाते हैं वो अल्फांसो ही काफ़ी फेमस है, जबकि लंगड़ा और दशहरी दोनों आम काफ़ी बढ़िया आम है जो जाना चाहिए, पर क्योंकि वो ज़्यादा पेरिशेबल हैं लोग भेज नहीं पाते। इन सब चीज़ों मेरा चूँकि ज़्यादा
मेरा जो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। होने को तो वैसे राइस, व्हीट सब कुछ एक्सपोर्ट होता है, पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर मार्केट में पहुंच नहीं पाई हैं। शिव कुमार जी बता पाएंगे, क्योंकि वो यूएस में रहते हैं, कि लंगड़ा आम और दशहरी आम क्या उनको रेडीली अवेलेबल होता है वहाँ पे? वो यहाँ नहीं आता है निश्चित, यहाँ पे अल्फांसो ही आता है और उसका अपना प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आंसर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक तो एक्सपोर्ट हो गया, दूसरा इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में भी 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या जैसे राइस मिल्स वगैरह होते हैं, वो ग्रेन्स वहाँ पे जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी लीची वीची पल्प है वगैरह होता है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दे सकते हैं अपना सामान। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सरकार की काफ़ी सहायता मिलती है, सरकार से काफ़ी सब्सिडीज मिलती हैं, और कम पैसे में ये उद्योग किया जा सकता है। दूसरा है B2B बिजनेस। B2B कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। बहुत सारे, जैसे बल्क में आप यहाँ पे होटल्स, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स जैसे स्पेंसर्स है, या रिलायंस का जियो मार्ट है, या ऐसे मोर है, लाइफस्टाइल है। दिल्ली में तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग वहाँ पे क्या लोकली कौन से स्टोर्स के को आप जानते हैं, पर ऐसे लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं जो खरीदते हैं सामान बल्क में, और वहाँ पे भी भेजा जा सकता है सामान। अगर आप उसके परचेज मैनेजर से, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से बात करके, प्राइस कोट करके, टर्म्स पे पेमेंट टर्म्स फाइनलाइज करके आप उनसे बात करें तो ये भेजा जा सकता है। और दूसरा है B2C, जो बिजनेस टू कस्टमर जो हम करते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर को हम बेचते हैं। तो ये बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं जो आप लोग जो कर सकते हैं हम बेचने के लिए, और मदद कर सकते हैं। ये मेरी कंपनी है जो हम करते हैं। हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक हाइब्रिड मॉडल है। हम कंज्यूमर को डायरेक्टली अपने वेब और मोबाइल एप्लीकेशन से सामान बेचते हैं, और साथ ही हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्ड्स हैं, जो कस्टमाइज इलेक्ट्रिक कार्ड्स हैं। कस्टमाइज इलेक्ट्रिक कार्ड्स जो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉलोनीज में जा के बेचते हैं। हम डायरेक्टली फार्मर से सोर्स करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं। तो बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं जिनको हम बाईपास कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट, हम एक तो अपने फार्मर्स को भी हम ज़्यादा पैसे देते हैं, जो लोकल ट्रेडर होता है उससे ज़्यादा पैसे देते हैं, उससे ज़्यादा पैसे में खरीदते हैं, तभी वो हमसे हमेशा जुड़ा रहता है। नंबर 2, जो कंज्यूमर है उसको हम कम पैसे में बेच पाते हैं, क्योंकि जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं उन सबों को हमने ख़त्म कर दिया है, और हम बल्क में ख़रीदते हैं, बिचौलिए ख़त्म हो गए। आप ये मानिए कि जो अगर 1 रुपये में कोई सामान खरीदता है ट्रेडिशनल चैनल में, 1 रुपये का सामान किसान को 1 रुपये मिलता है, और कंज्यूमर को 4 रुपये में वो बिकता है। तो ये 3 रुपये का जो मार्जिन है वो सारे बिचौलियों का मार्जिन है, चाहे वो लोकल ट्रेडर हो। लोकल ट्रेडर से यहाँ पे आढ़त पे आए, आढ़त वाला एक दूसरे रिटेलर को बेचे, और वो फिर तीसरे रिटेलर को बेचे, और फिर फाइनली कंज्यूमर के पास पहुँचता है। तो ये ऐसे करके लगभग किसी भी चीज़ का कम से कम 4 दाम हो जाता है। अगर हम 1 रुपये की जगह पे 1.5 रुपये हम या 2 रुपये हम किसान को दें और कस्टमर को 3.5 रुपये में बेचें, तब भी हमारे पास मार्जिन 1.5 रुपये का होता है। तो इस वजह से हम इसको अचीव कर पाते हैं, और दोनों ही खुश होते हैं। भाई फार्मर्स भी खुश हैं क्योंकि हम उनको लोकल रिटेलर से ज़्यादा पैसा देते हैं, और इसलिए वो हमसे जुड़े हुए हैं, और वो हमारे कैप्टिव हैं। और कंज्यूमर भी हमसे खुश है क्योंकि हम उनको दूसरे जो उनके लोकल रिटेलर्स होते हैं उनसे हम सस्ते में सामान उनको पहुंचाते हैं और अच्छी चीज़ पहुंचाते हैं। तो ये हमारा काम है।
इसलिए हमारा टैगलाइन है फेयर प्राइस टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो दोनों को हम फेयर प्राइस में देते हैं। प्राइमरली हम एक सोचिए कि हम एक एग्रीगेटर की तरह हैं, एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं। हमने डिमांड भी एग्रीगेट कर ली और हमने सप्लाई भी एग्रीगेट कर ली, इस तो हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इस करके हमें करीब 1.5 लाख रुपए का पड़ता है। 1.5 लाख। और वो यहाँ पर नेपाल में भी वो मॉडल देख के फैब्रिकेशन तो करवा सकते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते, क्योंकि वहाँ इंपोर्ट करने के लिए फिर उसको मतलब ज्यादा टैक्स पड़ता है। मेरा एक दोस्त है नेपाल में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, उससे बात की जा सकती है। आप काठमांडू में ही रहता है वो। अच्छा, ठीक है। तो आपसे तो उसका चाइनीज वो बसेस और कार्स में है। नहीं, अभी यहाँ पर तो हो रहे हैं। अब ठीक है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं। जी मेरा नंबर है। दूसरा हाँ, नंबर आपने जो प्रेजेंटेशन में दिया था ना 9818। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि जो आपने कोल्ड चेन की बात की थी, वो प्रैक्टिकली जैसे आप राजस्थान से मंगवा रहे हैं फार्मर से डायरेक्टली, वो राजस्थान से तो दिल्ली तो नजदीकी पड़ता है, मगर तो भी आपको एक ही बार में वहां से डायरेक्टली आपका जो रेफ्रिजरेशन का जो आपको पता वो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, वो उसी को आपने छोटा कर दिया है ना, ये रेफर करके। तो आप एक बार में कितना प्रैक्टिकली, हम लोग प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, मुझे लगता है, और जो दोस्त लगे हैं यहाँ पर सबको प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हैं उसका, वो वहां से आपको दिल्ली में पहुंचाने के लिए एक बार में वो जो फ्रीजर है वो कितने टन ला सकता है? और सर मैंने आपको बता दूं कि मेरा जो कैप्टिव फार्मिंग है वो जयपुर से भी पहले, दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर पे है। ठीक है। वो वहां से रिफर ट्रक्स की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमारा वो रात में लोड होता है, रात में ही आ जाता है हमारे पास। 3-4 घंटे में आ जाता है। तो इसलिए हमें अभी तक रिफर ट्रक्स की हमें जरूरत पड़ी नहीं है। से या चंपारण से कहीं से भी जो आलू की बात निकली अभी आपने बतलाया था, वो सब वो आपको दिल्ली में पहुंचाने के लिए कितना, मतलब बीच में कोई दूसरा भी कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ेगा या डायरेक्टली वहाँ 300-400 किलोमीटर एक ही बार में पहुंचा सकते हैं? आराम से आता है। वो अलग अलग साइज के थे, 2 टन का भी होता है, 3 टन का भी होता है। और वो जितना भी सामान हो, आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काफी डिस्टेंस ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमने पिछले साल लीची भिजवाई थी मुजफ्फरपुर से पुणे रिफर ट्रक में, जो कि कम से कम 36 घंटे लगे थे उसको पहुंचने में। तो उसमें कोई बीच में रुकने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही सीधा डायरेक्टली पहुंच गया था। मेरा वहाँ पर जैसे कार्टन या प्लास्टिक का क्रेट जो आपने बनवाने का बात किया था जी, वो जो अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनवा रही है, उनकी कंपैरिजन में आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, बिहार में आप बनवा लेंगे तो आप छोटा मार्केट जो जैसे लिमिटेड मार्केट होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो आप कैन यू कम्पीट मतलब उनसे कम्पीट कर सकते हैं क्या? सर ऐसा है कि ये बाहर से ना, तो वो उसका फ्रेट भी लगता है, फ्रेट कॉस्ट भी है यहाँ से। जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया कि 2.5 लाख मेट्रिक टन लीची होती है मुजफ्फरपुर में। 2.5 लाख मेट्रिक टन होती है। वो अगर 15 किलो के हिसाब से समझे तो करीब 1,70,00,000 बॉक्स चाहिए। आपने लिखा भी है उसमें। हाँ, तो वो आप देखिए, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। ठीक है। मेरे पूछने का एक और कारण भी था, क्योंकि अब मैं बैंक में काम करता था और उसमें फिर इंडस्ट्रियल लोन में सेक्टर में मैंने बहुत साल काम किया था जी। तो हम लोग मैं जब लोन अप्रेजल करता था तो देखता था कि मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको जैसे आपने तो प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, कहीं भी प्लांट लगा सकते हैं, मगर आपका रॉ मटेरियल का फ्रेट चार्जेस कितना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम आपको मिल सकता है कि नहीं जितना आपका रिक्वायरमेंट है।
इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें कि आज अगर कोई शुरू करना चाहे, वहाँ पे प्लांट लगाना चाहे कार्डबोर्ड बॉक्स का, तो सबसे पहले इस साल उस वहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं जो वहाँ से लीची मंगवा रहे हैं, उन सबों से इसी साल कांटेक्ट कर ले कि भाई हम अगले साल आपको दिल्ली से नहीं मंगवाना पड़ेगा, हम आपको इससे कम प्राइस में यहीं पे दे देंगे। ठीक है। वहाँ क्योंकि जाने का तो सामान जाने का तो मुजफ्फरपुर से ही जाएगा। सही बात है। उसको अगर सिर्फ 1.5-2 महीने की मेहनत है, किसी बंदे को, किसी आदमी को वहाँ पे बिठा दे और जितने जितने भी वहाँ पे लोड हो रहे हैं उन सबों से अगर वो कांटेक्ट कर ले, और उन सब, क्योंकि सारे लोग दिल्ली से मंगाते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस और सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आते हैं। तो कार्डबोर्ड बनाने के लिए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पटना में क्यों नहीं बन रही है या बिहार में और जगह क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि किसी ने एग्रीगेट करने की कोशिश नहीं की है, सब फ्रैगमेंटेड है। जिसको जहाँ पे सहूलियत होता है, जहाँ पे जानता है वहीं पे वो काम करता है। अगर कोई जानेगा ही नहीं तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। जानना, किसी को मार्केटिंग से या सेल्स से लोगों को समझाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे हैं। जब तक कोई जानेगा नहीं, जो दिखेगा वही बिकेगा। और सर आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं आप ऑनलाइन में? ऑनलाइन में हम फेसबुक, गूगल एड्स ये भी करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिक कार्ड के लिए हम लोकलाइज्ड पैम्फलेट भी बंटवाते हैं। जितने फेसबुक ग्रुप्स हैं उस फेसबुक ग्रुप्स पे करते हैं हम एडवर्टीजमेंट। और वो जहाँ तक मुझे पता है रिलायबल भी आपको डायरेक्ट उनका भी कैप्टिवेटेड फार्मर्स है, उनसे लेता है, तो हाउ कैन यू कम्पीट विद देम? सॉरी, कम अगेन, किससे? तो जो फार्मर्स है, रिलायंस फ्रेश जो है वो भी किसान से ही डायरेक्टली लेता है जहाँ तक मुझे मालूम है। हाँ सर, रिलायंस भी ले रहा है, बिग बास्केट भी ले रहा है, ग्रोफर्स जो अब ब्लिंकिट हो गया वो भी ले रहा है, ये सारे लोग ले रहे हैं। पर आप ये समझिए कि मार्केट इतना ह्यूज है, फल और सब्जी का जो मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है और सबको जरूरत है, सबके घर में, और सब कोई सब जगह नहीं पहुंच सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी क्वालिटी और आपका प्राइस बढ़िया है या कॉम्पिटिटिव है बिग बास्केट, रिलायंस, जियो मार्ट, इन सबों से, तो आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, तो आप कर ही रहे हैं, आपका अनुभव हम लोग को काम लगेगा, बाद में भी हम लोग आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, कभी भी, एनी टाइम सर। धन्यवाद सर, मेरा प्रश्न इतना ही।